यस, हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट। चलिए, ग्रेट देन। सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे कंटेंट को। लास्ट लास्ट में हम डीएनएस के बारे में बात कर रहे थे, और आज उसी से मिलता जुलता, उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक हम एनालाइज करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखो, हमने ये देखा कि सर हमने हमारी मशीन में जाकर ये लिखा कि हमें डब्ल्यू एस क्यूब टेक से बात करनी है। तो हमने कैसा समझा कि सर हमारे पास ये राउटर है और ये हमारा डब्ल्यू एस क्यूब टेक का सर्वर है। ठीक है। मेरे मशीन से एक पैकेट जनरेट हुआ। ये पैकेट राउटर से होता हुआ सर्वर पे गया, सर्वर ने भी पैकेट में एक रिप्लाई दिया जो राउटर से होता हुआ मुझ तक आया। जो अगला सवाल हमारे मन में है वो ये है कि ये पैकेट दिखता कैसा है, इस पैकेट में क्या क्या डेटा लिखा हुआ होगा, कैसे लिखा हुआ होगा। यानी जब भी हम किसी वेबसाइट को चला रहे होते हैं तो हमारी मशीन से जो पैकेट्स होते हैं जो वेबसाइट तक जाते हैं, वहां से रिप्लाई लेके आते हैं, वो पैकेट्स दिखते कैसे हैं, हमें वो समझना है। ठीक है। असल में ये तो बहुत क्लियर है कि सर जब भी आप वेबसाइट चलाओगे तो उसमें एक प्रोटोकॉल काम आएगा जिसकी मदद से आप वेबसाइट से बातचीत कर पाते हो। कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम वेबसाइट चलाते हैं एवरीवन? एक प्रोटोकॉल जो पोर्ट 80 पे काम करता है, जिसकी मदद से हम वेबसाइट चलाते हैं। क्या है उस प्रोटोकॉल का नाम? मैंने हिंट भी दे दिया अब तो। सर वो HTTP प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपकी मदद करता है वेबसाइट्स को चलाने के लिए। अगर आपको कोई भी वेबसाइट चलानी है तो वहां पे HTTP प्रोटोकॉल आपके काम आएगा। तो अब इस HTTP प्रोटोकॉल की मदद से ये पैकेट्स कैसे बनाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इनमें क्या क्या डेटा लिखा जाता है, ये सब हमें समझना है। और इन्हें समझने के लिए हम चलते हैं हमारी PPT की तरफ। आई होप डिस्प्ले सभी को क्लियर विजिबल होगा। चैट में अपडेट करना। सर हम बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की। क्या है रिक्वेस्ट, क्या है रिस्पॉन्स? तो असल में पहला टॉपिक है HTTP रिक्वेस्ट। हमें पता है HTTP एक प्रोटोकॉल है जो मदद करता है वेबसाइट्स की बातचीत में। वेबसाइट जब भी बातचीत करेगी इस प्रोटोकॉल की मदद से करेगी। ये जरूर है कि HTTP अपनी बात करने से पहले TCP की मदद से कनेक्शन बनाता है ना। TCP की मदद से दो मशीन्स के बीच में कनेक्शन बनेगा, फिर HTTP अपने हिसाब से डेटा सेंड करेगा, पैकेज बनाएगा, भेजेगा ताकि वेबसाइट चला सके। तो HTTP रिक्वेस्ट क्या है सर? यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट की डेफिनेशन क्या रही है? अ पैकेट आस्किंग टू लोड अ वेबसाइट। एक सेकेंड। हाँ, अब पैकेट आस्किंग टू लोड अ वेबसाइट का मतलब यह है कि क्लाइंट ने जब अपनी मशीन में ws.com लिखा तो इसकी मशीन से एक रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट हुआ, HTTP का रिक्वेस्ट पैकेट। ये पैकेट सर्वर के पास भेजा जाता है, और ऑब्वियस सी बात है ये पैकेट सर्वर से कुछ मांग रहा है, सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। हो सकता है ये सर्वर को कह रहा हो कि सर मुझे आपका लॉगिन पेज चाहिए, हो सकता है कह सकता है, हो सकता है कह रहा हो कि मुझे कोई पोस्ट लाइक करना है, हो सकता है ये कोई वीडियो मांग रहा हो सकता है कोई इमेज मांग रहा हो। कुछ भी हो, रिक्वेस्ट पैकेट हमेशा सर्वर से कुछ मांग रहा होता है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा होता है ना। ये रिक्वेस्ट पैकेट क्लाइंट भेजता है। अब ये रिक्वेस्ट पैकेट दिखता कैसा है? तो सेकंड लाइन जो है रिक्वेस्ट पैकेट की वो कह रही है कि एक रिक्वेस्ट पैकेट में गेट या पोस्ट लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, जिसे हम मेथड कहते हैं। ध्यान देना, ये मेथड क्या है, गेट पोस्ट क्या है, और क्या क्या हो सकते हैं, ये इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। फिलहाल इजी लैंग्वेज में ये समझना कि मेथड का मतलब है वो तरीका जिसकी मदद से मेरा डेटा सर्वर तक जाएगा। यानी मैंने अगर सर्वर को कहा कि मुझे आपका लॉगिन पेज चाहिए,
तो मेरा ये जो डेटा है, लॉगिन पेज जो मैंने मांगा है, ये डेटा सर्वर तक जाएगा कैसे? पैकेट में अलग अलग जगहों पे ये डेटा रख के जा सकता था, कौन सी जगह से ये डेटा सर्वर तक जाएगा, ये मेथड डिसाइड करता है। मेथड का मतलब है आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक आपका डेटा कैसे लेकर जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है हेडर्स का सेक्शन। ये क्या है ये भी समझ जाएंगे, और एक आता है बॉडी का सेक्शन। अब इन तीनों को समझने के लिए आपके सामने एक डेमो रिक्वेस्ट पैकेट रख दिया गया। एक रिक्वेस्ट पैकेट रखा गया डेमो के तौर पे, ताकि आप समझ जाओ कि रिक्वेस्ट पैकेट दिखता कैसा है। कुछ ऐसा ही दिखता है हमारा रिक्वेस्ट पैकेट। उस पैकेट में ये डेटा लिखा होगा, क्या क्या डेटा देखते हैं। अगर आप बात करो सबसे पहली लाइन की, जिसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट लाइन, इसमें आपको सबसे पहला वर्ड देखने को मिल रहा है गेट, जो कि एक मेथड है। गेट बताता है कि आपका डेटा सर्वर तक कैसे जा रहा है, यूआरएल के जरिए जा रहा है। पहला सवाल, यूआरएल क्या है? क्या किसी को पता है यूआरएल क्या है? ये क्या है? ये यूआरएल है, जो एड्रेस बार में लिखा हुआ होता है ना। ये एड्रेस होता है किसी भी फाइल का, किसी भी चीज का, किसी भी वेबसाइट का। ये कंप्लीट यूआरएल कहलाता है। तो असल में गेट ये कह रहा है कि आपने जो भी चीज सर्वर से मांगी है, जो भी डेटा मांगा है, उसका एड्रेस या उसका डेटा, उसका नाम आपको यूआरएल में ही दिख जाएगा, यानी यहाँ पे। ये दिख रहा है सभी को? ये /doc/test.html का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूजर ने, एक क्लाइंट ने सर्वर को कहा कि आपके पास एक डॉक नाम का फोल्डर होगा, उस फोल्डर में test.html नाम की फाइल पड़ी होगी, मुझे वो फाइल चाहिए। तो क्लाइंट ने सर्वर से क्या मांगा? डॉक के अंदर test.html नाम की फाइल थी, वो मांगी। हमने कहा ठीक है। उसके बाद एक स्पेस है, और स्पेस के बाद लिखा हुआ है HTTP 1.1। ये क्या है? ये आपको बता रहा है कि ये जो पूरा पैकेट आप देख रहे हो ना, ये HTTP के किस वर्जन ने बनाया है। ये तो ऑब्वियस है कि वो जो रिक्वेस्ट पैकेट है वो HTTP ने बनाया है। HTTP के कौन से वर्जन के जरिए, HTTP के कौन से वर्जन के जरिए पैकेट बनाया गया है, वो यहाँ पे बता रहा है। और इस पूरी पहली लाइन को हम रिक्वेस्ट लाइन कहते हैं, जिसने बताया कि आप जो सर्वर से डेटा मांग रहे हो वो कैसे मांग रहे हो। गेट लिखा है यानी यूआरएल के जरिए मांग रहे हो। तो आगे एड्रेस दे रखा है कि हमने क्या मांगा सर्वर से। हमने सर्वर से मांगा डॉक के अंदर रखा हुआ test.html नाम का एक फोल्डर, ठीक है, एक फाइल। और इसने ये कहा कि ये पूरा पैकेट HTTP के इस वर्जन से बना है। क्लियर है सभी को पहली लाइन? सब लोग चैट में रिस्पॉन्ड करना, समझ आया सभी को? ग्रेट। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, तो होस्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट इनकोडिंग, यूजर एजेंट और कंटेंट लेंथ, ये जो आपको पांच छह वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं ना, इन सभी वर्ड्स को हम कहते हैं हेडर्स। इन कॉलम से पहले होस्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट इनकोडिंग, यूजर एजेंट, कंटेंट लेंथ, ये सब क्या कहलाते हैं? हेडर्स कहलाते हैं। इन्हें हेडर क्यों कहा जाता है? ये कुछ ऐसे फॉर्म है, ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका काम फिक्स है कि इनमें डेटा क्या लिखा जाएगा। इन सबका जो ना, ये ना होस्ट, एक्सेप्ट, इन सबका काम फिक्स है कि इनमें क्या डेटा लिखा जाना चाहिए। हमने कहा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। होस्ट के आगे लिखा हुआ है उस डोमेन का नाम जिसे मैंने ये पैकेट भेजा। इसका मतलब अगर मैंने अपने ब्राउजर में जाके ws.com लिखा होता, तो होस्ट में ws.com लिखा हुआ था। इसका मतलब सर्वर का एड्रेस यहाँ पे आता है। आप जिस भी सर्वर को पैकेट भेज रहे हो ना, उस सर्वर का जो नाम है, उसका जो डोमेन नेम है, वो आपको होस्ट हेडर में देखने को मिलेगा कि ये पैकेट जा कहाँ रहा है। तो होस्ट ने बता दिया सर ये test101.com नाम की वेबसाइट पे जा रहा है, यानी मैंने मेरे ब्राउजर में जाके test101.com लिखा होगा, तभी मेरा पैकेट उसके पास जा रहा है। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लैंग्वेज और एक्सेप्ट इनकोडिंग, इन तीनों हेडर्स का काम एक ही है, मतलब एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं आपको समझाता हूं समझने के लिए।
एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा। क्या आप लोग मुझे कुछ ब्राउजर्स के नाम बता सकते हो, कुछ ब्राउजर सॉफ्टवेयर के नाम बता सकते हो? जैसा एवरीवन, सर गूगल क्रोम, फायरफॉक्स यानी मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। एक हो गया एज, ईडीजी, है ना, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर एज, एक ओपेरा मिनी, एक हो गया हमारा यूसी ब्राउजर, एक हो गया ब्रेव, एक हो गया सफारी। बहुत अच्छे। ये सब क्या है? ये सब ब्राउजर्स हैं, करेक्ट। अब एक बात बताओ, क्या ये सारे ब्राउजर के जो फंक्शंस हैं वो एक ही है? क्या सारे ब्राउजर बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं? अगर से सारे ब्राउजर की फंक्शनैलिटीज बिल्कुल सेम है, तो फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है? नहीं। हर एक ब्राउजर में कुछ नए फंक्शंस हैं, कुछ नए फीचर्स हैं, हर एक में कुछ कमियां हैं, हर एक में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स हैं, करेक्ट। जैसे सफारी कह रहा है मैं सिक्योर हूँ, ब्रेव कह रहा है मैं भी सिक्योर हूँ, अनोनिमस भी हूँ, है ना। ओपेरा यूसी ब्राउजर कह रहा है हम तो नॉर्मल ब्राउजर है, एज कह रहा है मैं तो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर हूँ, नॉर्मल नॉर्मल काम कर दूंगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर कह रहा है मैं तो बहुत पुराना ब्राउजर हूँ, ज्यादा काम नहीं कर सकता। फायरफॉक्स कह रहा है ओपन सोर्स ब्राउजर हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। गूगल क्रोम कह रहा है मैं सबसे एडवांस ब्राउजर हूँ, मेरे पास हर तरीके के प्रोग्राम्स में हर तरीके का काम करता हूँ, बहुत फंक्शंस है मुझ में। हर एक ब्राउजर की लिमिटेशंस है, हर एक ब्राउजर की कुछ पावर्स हैं। अब सोचो, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि हर ब्राउजर की खुद की कुछ लिमिटेशन है। अगर मैं आज इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए किसी वेबसाइट को एक्सेस करता हूं, मैंने कहा कि मुझे test101.com नाम की वेबसाइट चलानी है, मैंने सबसे पुराने ब्राउजर के जरिए कहा, जिसके पास बहुत कम फंक्शंस हैं। अब इस ब्राउजर की लिमिटेशंस ये है, एग्जांपल के तौर पे, कि ये केवल पीएनजी इमेजेस को ही सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? केवल पीएनजी इमेजेस को। पीएनजी के अलावा किसी भी एक्सटेंशन की फाइल, जेपीजी, है ना, जेपीजी, जीआईएफ, ये उन्हें सपोर्ट ही नहीं करता, उन्हें एक्सेस ही नहीं कर सकता। अब अगर ऐसे में मेरे सर्वर ने मुझे कोई जेपीजी फाइल दे दी, तो क्या मैं वो देख पाऊंगा अपने ब्राउजर में? क्या वो चलेगी? क्या वो रन होगी? नहीं होगी। तो ऐसे ही क्या है, हर ब्राउजर की कुछ लिमिटेशंस है। मैंने तो बहुत छोटा एग्जांपल दिया इमेज का, बट हर ब्राउजर की कुछ लिमिटेशन है। हो सकता है कोई प्रोग्रामिंग फाइल वो सपोर्ट, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सपोर्ट ना करते हो, कुछ पर्टिकुलर फाइल सपोर्ट ना करते हो, या बहुत सारी चीजें, उनकी लिमिटेशंस जो है। ये बात वो सर्वर को कैसे बताए कि सर हमारी लिमिटेशंस है कि हम यही सपोर्ट करते हैं, आप हमें ऐसा ही डेटा दो? ये बात हमारे ब्राउजर एक्सेप्ट हेडर्स के जरिए बताते हैं। जैसे बात करते हैं सबसे पहले हेडर, केवल एक्सेप्ट हेडर की। एक्सेप्ट के आगे क्या लिखा हुआ है? इसके आगे लिखा हुआ है इमेज स्लैश जीआईएफ, इमेज स्लैश जेपीजी। इसका मतलब मेरा ब्राउजर सर्वर को ये कह रहा है कि मैं इमेजेस के अंदर केवल जीआईएफ और जेपीजी एक्सटेंशन को ही सपोर्ट करता हूं। तो ये सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर्वर, अगर आपके पास जेपीजी और जीआईएफ टाइप की फाइल्स हैं, तो मुझे केवल वही शेयर करो। ऐसी कोई फाइल शेयर मत करो जो मैं रीड नहीं कर सकता, जो मैं समझ नहीं सकता। ये एक्सेप्ट हेडर ने ब्राउजर को बता दिया, एक्सेप्ट हेडर ने सर्वर को बता दिया। सर्वर क्या करेगा, इसका ध्यान रखेगा। अगर सर्वर के पास ऑप्शन है जीआईएफ या जेपीजी फाइल भेजने का, तो फिर वो वही भेजेगा। इसी तरीके से एक्सेप्ट लैंग्वेज में हमने लिखा ईएनयूएस, यानी यूएस इंग्लिश। इसका मतलब मेरा क्लाइंट सर्वर को कह रहा है कि मैं केवल यूएस इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता हूं, तो आप जो भी मुझे रिप्लाई दोगे, जो भी आप डेटा मुझे भेजोगे, वो इसी लैंग्वेज में भेजना। सोचो कैसा हो अगर मैं डब्ल्यू एस गुप्ता की वेबसाइट चलाता हूँ और मेरे पास सारा डेटा जापानीज लैंग्वेज में आ जाए, तो क्या मैं पढ़ के समझ पाऊंगा? नहीं। तो ये एक्सेप्ट लैंग्वेज हेडर सर्वर को बताता है कि भाई हम कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो वैसा ही रिप्लाई दे। फिर हम गए एक्सेप्ट इनकोडिंग में। इनकोडिंग का मतलब है डेटा को सिक्योर करना, डेटा को कंप्रेस करना। तो एक्सेप्ट इनकोडिंग के जरिए मेरे ब्राउजर ने सर्वर को ये कहा कि अगर आप किसी भी तरीके की डेटा सिक्योरिटी अप्लाई करते हो, तो gzip या डेफलेट ही करना। ये डेटा सिक्योरिटी टेक्निक्स है, डेटा कंप्रेस करने की टेक्निक्स है। आपको ये नहीं जानना है टेक्निक्स का काम क्या है फिलहाल। मेरा ब्राउजर सर्वर को कह रहा है कि अगर आप डेटा को सिक्योर कर रहे हो, डेटा को कंप्रेस कर रहे हो,
तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज में ही करना, मैं इनको ही रीड कर सकता हूँ। अगर आपने किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में डेटा को सिक्योर कर दिया जो मैं पढ़ ही नहीं सकता, तो आपका भेजा हुआ प्रोग्राम में रन नहीं कर पाऊंगा और यूजर को वेबसाइट नहीं दिखेगी। तो क्या आप सभी को ये एक्सेप्ट लैंग्वेज और एक्सेप्ट इनकोडिंग हेडर समझ आया? इसकी मदद से मेरा ब्राउजर सर्वर को अपनी लिमिटेशंस बता रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है। क्लियर? आप सर यहाँ पे ध्यान से देखो अब, तो एक्सेप्ट हेडर के आगे आपको एस्ट्रिक स्लैश एस्ट्रिक लिखा हुआ दिख रहा है। इस एस्ट्रिक का मतलब है, इसको हम स्टार भी कहते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी है, इसे हम एस्ट्रिक कहते हैं। इस एस्ट्रिक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ये डिफाइन करता है एवरीथिंग को, ऑल को, यानी सब कुछ को। इसका कहना है या कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब मेरा ब्राउजर सर्वर को ये कह रहा है कॉन्फिडेंस में आके कि सर आप कोई भी तरीके का, कोई भी एक्सटेंशन का फाइल भेज दो, मैं तो सब सपोर्ट करता हूँ। तो सर अगर इसने यहाँ पे ये कह ही दिया सब सपोर्ट करता है, तो इसकी क्या नीड है? क्योंकि ये एक डेमो रिक्वेस्ट है, तो ये हमें सिखा रही है, बता रही है कि ये हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कुछ भी आ सकता है, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग हेडर। इंपॉर्टेंट का है तो याद रखना, आगे चल के हमेशा मैं कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इस हेडर का नाम है यूजर एजेंट हेडर। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? ये क्या काम करता है? यूजर एजेंट हेडर क्या करता है? आपने जिस भी सॉफ्टवेयर के जरिए वेबसाइट को रिक्वेस्ट पैकेट भेजा है, ये उस सॉफ्टवेयर का काफी सारा डेटा सर्वर को ले जाकर बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने गूगल क्रोम में जाकर लिखा test101.com, तो ये जो रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट होगा, इसमें यूजर एजेंट नाम का हेडर होगा, और वो क्या क्या डेटा लेके जाएगा सर्वर तक, वो सर्वर को बताएगा कि जो यूजर है, जो क्लाइंट है, वो गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर यूज ले रहा है। ध्यान देना सब लोग, है ना, वो गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर यूज ले रहा है। सॉफ्टवेयर का वर्जन है 4.2.2। सॉफ्टवेयर 64 बिट का है। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है। लिनक्स का वर्जन है 10.2.1। इतना डेटा, यानी सॉफ्टवेयर का नाम, सॉफ्टवेयर का वर्जन कितने बिट का है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, उसका वर्जन क्या है, इतना सारा डेटा यूजर एजेंट सर्वर को ले जाके मेरा दे देता है हर रिक्वेस्ट में। आप कोई भी वेबसाइट चलाते हो ना, आपके हर पैकेट में ये डेटा सर्वर तक बार बार जाता है। तो सर्वर को तो पहले से पता है कि उसकी वेबसाइट कौन चला रहा है, कौन से ब्राउजर से चला रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका वर्जन क्या है, ये भी पता पड़ जाता है। तो एज अ हैकर, हम नहीं चाहते कि कभी भी हमारी रियल इंफॉर्मेशन लीक हो, कभी भी हमारी रियल इंफॉर्मेशन कहीं पे पहुंचे। तो उस केस में हम यूजर एजेंट हेडर को चेंज करते हैं, इसके अंदर के डेटा को चेंज करते हैं, जो आगे चल के सिखाऊंगा मैं। बट हम कभी नहीं चाहते कि हमारा ये डेटा, ये रियल डेटा लोगों को शेयर हो, या हमारे हर सर्वर को शेयर हो। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट यूजर एजेंट का? बहुत काम का हेडर है, याद रखना है, है ना। फिर आता है कंटेंट लेंथ। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपके पूरे पैकेट में आपने डेटा कितना लिखा हुआ है, जो डेटा लिखा है ना, उसकी लेंथ क्या है। ठीक है। तो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, तो कंटेंट लेंथ के बाद मुझे गैप देखने को मिल रहा है। एक लाइन है, ऐसे ही खाली स्पेस है ना, गैप है। और इस गैप के बाद जो हिस्सा आता है, इसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। इसमें वो डेटा आता है जो आपने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लॉगिन पेज एक्सेस करने के लिए मेरा यूजर नेम लिखा, मेरा पासवर्ड लिखा, कोई फॉर्म फिल करा, यानी एक यूजर ने जो रिक्वेस्ट करा था, अगर उसने कुछ भी डेटा लिखा है, तो वो डेटा रिक्वेस्ट बॉडी के जरिए सर्वर तक जाता है। तो इसमें यूजर का लिखा हुआ डेटा आता है। ये जो आप देख रहे हो, ये यूजर ने लिखा है, और ये डेटा सर्वर तक जा रहा है। तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा पूरा एचटीटीपी का रिक्वेस्ट पैकेट। क्या ये बात सभी को समझ आ चुकी है? अच्छे से क्लियर हो गया है? गुड। नेटवर्क स्टक हो गया था अशफाक। यस अशफाक, सर कंटिन्यू करो एक बार, मतलब सर पूछो क्या। वो पहला वाला, हाँ यूजर एजेंट का जो पहला वाला
मतलब पहले थोड़ा सा आपने बताया ना, उस टाइम पे मतलब स्टार्ट हो गया था। मैंने इतना मतलब समझा कि यूजर एजेंट हमारा हर एक जो मशीन का डेटा से लेकर हर एक डेटा मतलब लेके चलता है, और वो हम मतलब छिपाना चाहते हैं, तो बाद में हम उसको बदल सकते हैं। मैंने इतना तक समझ गया, लेकिन पहले क्या बोला थोड़ा अटक गया था उधर। यूजर एजेंट से पहले नहीं समझ आया, यूजर एजेंट नहीं समझ आया? यूजर एजेंट जब शुरू कर रहे थे ना सर, तब थोड़ा मतलब अटक गया। तो मैं वो क्योंकि बोल रहा था कि यानी यूजर मशीन एजेंट लर्निंग। एक बार फिर से समझना है ना? हाँ सर, एक और बार बोल दीजिए कोई इशू थोड़ा। नहीं है, देखो ध्यान से समझना। यूजर एजेंट एक ऐसा हेडर है जो सर्वर को ये बताता है कि ये जो रिक्वेस्ट पैकेट आप तक पहुंचा है ये कौन से सॉफ्टवेयर की मदद से पहुंचा है। अब ये केवल सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बता रहा। अगर मैंने किसी भी ब्राउजर के जरिए सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजी, मैंने लिखा wscryptech.com, तो रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर तक। तो वो रिक्वेस्ट में यूजर एजेंट ये बताएगा कि मैंने गूगल क्रोम के जरिए ये पैकेट भेजा है, क्रोम का वर्जन क्या था, कितने बिट का सॉफ्टवेयर था, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, उसका वर्जन क्या है। इतना सारा डेटा एक यूजर एजेंट सर्वर को जाके बताता है, और हर बार बताता है। मैं कोई भी वेबसाइट चलाऊंगा, सर्वर को पता पड़ जाएगा कि मेरा ब्राउजर कौन सा है, उसका वर्जन क्या है, कितने बिट का सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसका वर्जन क्या है। इतनी डिटेल हम नहीं चाहते सर्वर तक जाए। तो आगे चल के हम इसे चेंज करना जरूर सीखेंगे, बट फिलहाल हमें इसका काम याद रखना है। अब क्लियर हुआ? लक्षित, एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, ये जो पेज दिख रहा है ना ये कवर हुआ है अब तक, है ना? तो एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लेना लक्षित, ठीक है? और कल से टाइम पे ज्वाइन होना, जो भी रीजन हो कोशिश करना टाइम पे, ठीक है? वरना रिकॉर्डिंग देख लेना। अब अगर मैंने किसी को भी कोई रिक्वेस्ट भेजी है, सर्वर को ही भली भेजी हो, तो सर्वर रिप्लाई तो देगा। तो सर्वर जो मुझे रिप्लाई देता है उसे हम एचटीटीपी रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एचटीटीपी रिस्पॉन्स। अब मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। बीइंग अ क्लाइंट, मैंने सर्वर को कहा कि मुझे आपका लॉगिन पेज चाहिए, एक रिक्वेस्ट भेजी। सर्वर तक जो मैंने जो पैकेट भेजा इसे तो हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट कहते हैं। जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंची तो सर्वर मुझे रिप्लाई तो देगा, भले ही कुछ भी रिप्लाई दे पर रिप्लाई तो देगा। हो सकता है सर्वर मुझे कहे कि हाँ आप लॉगिन पेज एक्सेस कर सकते हो सकता है वो कहे कि नहीं आपके पास परमिशन नहीं है। हो सकता है वो कहे कि सर ऐसा कोई पेज तो मेरे पास है ही नहीं, आपने एड्रेस ही गलत लिखा है। हो सकता है वो कहे कि सर ये वेबसाइट ही डिलीट हो गई है, कोई डेटा नहीं पड़ा यहाँ पे। हो सकता है वो कहे कि सर आप डेटा तो अभी नहीं है, हम आपको कहीं और भेज देते हैं। यानी सर्वर मुझे कुछ भी रिप्लाई दे सकता है। ये कुछ ऐसा है कि मान लो मैं आप में से किसी के पास आया, मैं गया लक्षित के पास, है ना? मैंने लक्षित को कहा कि क्या मैं आपका फोन बोरो कर सकता हूँ? तो लक्षित इसके अगेंस्ट में मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लक्षित कह सकते हैं कि हाँ सर आप मेरा फोन बोरो कर सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि नहीं सर आप फोन बोरो नहीं कर सकते। वो ये कह सकते हैं कि सर आज तो मैं फोन लाया ही नहीं, या वो ये भी कह सकते हैं सर मेरे पास फोन कभी था ही नहीं। किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स अगर लक्षित मुझे देते हैं, है तो वो रिस्पॉन्स ही, है तो वो रिप्लाई ही। तो एचटीटीपी रिस्पॉन्स और कुछ नहीं, मेरे भेजे हुए पैकेट का रिप्लाई है। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? वो रिप्लाई कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? इस हिसाब से ये बताओ कि क्या ये डेफिनेशन जो यहाँ लिखी हुई है, पैकेट प्रोवाइडिंग परमिशन टू एक्सेस वेबसाइट एंड कंटेंट, क्या ये डेफिनेशन सही है या गलत है? सब लोग ध्यान से देख के बताओ। सब गलत है। ये कह रहा है एक पैकेट जो आपको परमिशन दे रहा है वेबसाइट का कंटेंट एक्सेस करने की या ना एक्सेस करने की। लेकिन ये भी तो सिचुएशन हो सकती है कि वहां कंटेंट रखा ही ना हो, हमने एड्रेस गलत दिया हो, वेबसाइट ही बंद पड़ी हो। इन सब में भी तो रिस्पॉन्स आता है। तो इन शॉर्ट एचटीटीपी रिस्पॉन्स और कुछ नहीं, आपके भेजे हुए पैकेट का रिप्लाई है। आपकी किसी भी रिक्वेस्ट का जो भी रिप्लाई आता है वो कहलाएगा रिस्पॉन्स ही। क्लियर? रिस्पॉन्स में क्या होगा? सर रिस्पॉन्स में ये गलत लिखा है ना? रिस्पॉन्स में आपको हेडर सेक्शन देखने को मिलेगा और बॉडी सेक्शन देखने को मिलेगा। बॉडी में खास बात ये होगी कि बॉडी में आपको पूरा का पूरा वेबसाइट का जो कोड होता है वो देखने को मिलेगा, वेबसाइट का पूरा प्रोग्राम जो आपके ब्राउजर में आके रन होता है, और तब जाके आपको एक अच्छी खासी वेबसाइट देखने को मिलती है। क्या आप सभी को एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स समझ आ गए?
अब हमारे मन में डाउट है इसको लेकर, ये क्या है मेथड, मैंने कहा था ना आगे कुछ स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ये क्या है इसको लेकर डाउट है। आकाश चैट में ड्रॉप करना मुझे एक बार, है ना। गेट टू पोस्ट एग्जैक्टली क्या है, तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं थर्ड स्लाइड पे, जो मुझे बताएगी कि ये रिक्वेस्ट मेथड्स होते क्या है, क्या काम है, किसका यूज क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सेफ है कौन नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेथड का नाम है गेट मेथड। इसके बारे में इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, डेटा ट्रांसफर थ्रू यूआरएल इजीली विजिबल एंड नॉट सिक्योर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। ध्यान देना सब लोग। मान लेते हैं मैं आज एक वेबसाइट पे विजिट करता हूं, मैंने विजिट करा फेसबुक वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे ही फेसबुक पे विजिट करा मेरे पास इसका लॉगिन पेज आ गया, जहां पे मुझसे यूजर नेम मांगा जा रहा है, पासवर्ड मांगा जा रहा है और एक सबमिट बटन है, करेक्ट। मैंने यूजर नेम में अपना नाम लिख दिया, और जब मैं पासवर्ड लिख रहा था तो मैंने देखा कि मेरा लिखा हुआ पासवर्ड मुझे भी नहीं दिखा रहा है, बीइंग ओनर मैं भी नहीं देख पा रहा कि मैंने क्या पासवर्ड लिखा है। ऐसे एस्ट्रिक्स बने हुए आते हैं, हमने कहा ये तो अच्छी सिक्योरिटी है। अब जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं, तो सबमिट बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, तो थोड़ा सा वेट करना आकाश, मैं इस टॉपिक को समझा के डाउट पूछ लेता हूँ ना। अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं तो इसको क्लिक करने पे क्या होगा सर, चांसेस हैं, जितना हम सोच सकते हैं, जितना भी आप लोगों को क्यों पूरा कंसेप्ट नहीं पता है, बट क्या होगा कि सर एक पैकेट बनेगा, रिक्वेस्ट पैकेट, इसमें आपका यूजर नेम लिखा होगा, पासवर्ड लिखा होगा, और ये डेटा जाएगा सर्वर पे। सर्वर चेक करेगा यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं, और अगर सही होगा तो आपको लॉगिन करने देगा, करेक्ट। बेसिक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा ये यूजर नेम और पासवर्ड सर्वर तक दो तरीकों से जा सकता था। या तो ये जाता है गेट के जरिए, या ये जाता पोस्ट के जरिए। अगर डेवलपर ने इस डेटा को गेट के जरिए भेजा तो क्या होगा, क्योंकि गेट की डेफिनेशन कह रही है कि वो सिक्योर नहीं है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अगर ये डेटा गेट के जरिए जाता तो हर वेबसाइट का यूआरएल देखने को मिलता है ना, मैं ऊपर हर वेबसाइट का यूआरएल लिखा हुआ होता है ऊपर, है ना। तो अगर हम इस वेबसाइट का यूआरएल देखते तो कुछ ऐसा दिखता। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देख के, अगर मैंने डेटा गेट, अगर डेवलपर ने डेटा गेट मेथड के जरिए भेजा तो सारा डेटा यूआरएल में देखने को मिलेगा। कैसे, सर ये एड्रेस दिख रहा है आपको, आपने जो यूजर नेम लिखा था वो भी यहाँ लिखा हुआ, और आपने जो पासवर्ड लिखा था जो आपको नहीं दिखा रहा था वो भी यहाँ क्लियर टेक्स्ट में दिखा रहा है। क्या हम इसे सेफ मानेंगे, अगर मेरा पासवर्ड ऐसे यूआरएल में साफ लिखा हुआ देखने को मिल गया मुझे तो? डेफिनेटली नहीं मानेंगे ना। कैसे सेफ मान ले सर, सामने साफ साफ पासवर्ड दिख रहा है, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा था वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, क्या आप सभी ने पहले यूआरएल देखा है, सभी ने देखे यूआरएल्स? यानी इसका मतलब किसी भी नॉर्मल यूजर के लिए यूआरएल एक्सेस करना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो तो सामने दिखता है, और वहां सामने मेरे क्रेडेंशियल दिख रहे हैं। तो ये सेफ तो बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है सर, पोस्ट है। अच्छा, पोस्ट की डेफिनेशन क्या कह रही है, ये क्या काम आता है, कैसे काम आता है, देखते हैं। पोस्ट को कंपेयर करते हैं गेट से, है ना। पोस्ट की डेफिनेशन कह रही है, हाँ, पोस्ट की डेफिनेशन कह रही है सेंड्स यूजर इंफॉर्मेशन एंड फाइल, यूजर का डेटा और उसकी फाइल, ये बॉडी के जरिए भेजता है, रिक्वेस्ट बॉडी के जरिए भेजता है सर्वर को। ज्यादातर ये डेटा एचटीएमएल फॉर्म के जरिए फिल करा जाता है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सर आपने अभी अभी एक रिक्वेस्ट का फॉर्मेट देखा था, हाँ? उसमें गेट, उसमें मेथड आएगा, यूआरएल आएगा, एचटीटीपी का वर्जन आएगा, फिर खूब सारे हेडर्स आएंगे, और फिर एंड में रिक्वेस्ट बॉडी आएगा। तो इसका कहना है
कि अगर आप ये डेटा पोस्ट के जरिए भेजते तो ये एक रिक्वेस्ट पैकेट के बॉडी सेक्शन में लिखा हुआ जाता, जो भी डेटा था वो बॉडी सेक्शन में लिखा हुआ जाता। मुझे एक बात बताओ, क्या आज से पहले आप में से किसी ने भी कभी भी रिक्वेस्ट पैकेट को देखा है, रिक्वेस्ट पैकेट के बॉडी सेक्शन को देखा है? नॉर्मल यूजर ने किसी भी हैकिंग एक्टिविटीज में तो हम ऐसा कर सकते हैं, पर क्या किसी नॉर्मल यूजर ने कभी भी बॉडी में डेटा जाता हुआ देखा है, या वो हेडर्स और बॉडी का हिस्सा देखा है रिक्वेस्ट का? नहीं, नॉर्मल यूजर नहीं देख सकता। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरा डेटा यहाँ पे जाए या मेरा डेटा बॉडी के जरिए जाए। क्या प्रेफर करूंगा, यूआरएल या बॉडी? बॉडी। तो ये कहा जाता है कि जब भी किसी भी यूजर का कोई प्राइवेट डेटा, कोई क्रेडेंशियल्स, कोई काम का डेटा सर्वर तक भेजा जाए तो उसे हमेशा पोस्ट मेथड के जरिए भेजना चाहिए। नॉर्मल बातचीत हो रही है, नॉर्मल डेटा है, प्राइवेट नहीं है, तो आप गेट के जरिए बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आपको लगे कोई डेटा प्राइवेट है, क्रेडेंशियल्स हैं, सेफ रहना चाहिए, तो वो डेटा हमेशा बॉडी के जरिए यानी पोस्ट मेथड के जरिए भेजा जाता है। ये डेवलपर डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा सर्वर तक गेट के जरिए जाएगा, पोस्ट के जरिए जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा डेटा गेट के जरिए कभी ना जाए, अगर जाएगा तो हम डेवलपर को कहेंगे ये तो कमी है सर। क्लियर एवरीवन? दो मेथड्स और थे, देखते हैं वो दो मेथड्स हमें क्या समझा रहे हैं। तो सर गेट और पोस्ट ये तो बेसिक बातचीत में काम आते हैं, लेकिन लेकिन इन रिक्वेस्ट मेथड्स में दो ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें मोस्ट डेंजरस मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोस्ट डेंजरस मेथड्स, कुछ ऐसे मेथड्स जिन्हें सबसे खतरनाक मेथड कहा जाता है। कौन कौन से मेथड और खतरनाक क्यों कहा जा रहा है? पहले मेथड का नाम है पुट। ये कह रहा है कि अगर एक यूजर को पुट मेथड की ताकत मिल जाए तो वो बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? इसके आगे लिखा हुआ है रिप्लेसेस ऑल द करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज विद द अपलोडेड कंटेंट। यही कहना चाह रहा है कि पुट मेथड के पास सर ये ताकत है कि इसकी मदद से आप सर्वर पे कोई भी कंटेंट अपलोड कर सकते हो। सर्वर पे डेटा कौन अपलोड करता है? डेवलपर। मैनेज कौन करता है? डेवलपर। अब आप सोचो, अगर एज अ नॉर्मल यूजर मेरे पास ये ताकत आ जाए कि मैं सर्वर में किसी भी कंटेंट को अपडेट कर पाऊं, तो क्या ये सिक्योरिटी है या कमजोरी है? क्या ये एक वनरेबिलिटी है या नहीं? सर एक नॉर्मल से यूजर को सर्वर पे डेटा अपडेट करने की ताकत मिलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये कैसे मिलती है? अगर पुट मेथड की ताकत यूजर को दे दी जाए तो। डेवलपर की मिस्टेक से होता है। अगर पुट की परमिशन यूजर के पास है तो वो सर्वर पे कुछ भी डेटा अपलोड कर सकता है, इसलिए इसको पहला मोस्ट डेंजरस मेथड कहा जाता है। दूसरी जरूरी बात, हमारे पास आता है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड क्या कह रहा है? रिमूव ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज गिवन बाय यूआरआई और यूआरएल। ये कह रहा है कि इसके आगे अगर आपने कोई भी एड्रेस दिया, यूआरएल मतलब कोई भी चीज का एड्रेस दिया, तो ये उस कंटेंट को डिलीट करने की ताकत रखता है। अगेन, क्या एक नॉर्मल यूजर के पास सर्वर पे किसी भी डेटा को डिलीट करने की ताकत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो ये दो मेथड्स ऐसे हैं जिन्हें मोस्ट डेंजरस मेथड कहा जाता है। इनकी परमिशन किसी यूजर को नहीं देनी चाहिए है। ये थे हमारे रिक्वेस्ट मेथड्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का कंसेप्ट। क्या ये पार्ट सभी को क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया? अब कुछ डाउट्स थे, कहाँ हूँ, हैंड रेज करना। हाँ, यस आकाश। सर मैं बोल रहा था पहले तो जो भी हमने ये मेथड सर देखे अभी पुट वाला भी देखा और सर हम्म। डिलीट वाला भी। बट सर ये तो डेवलपर के ऊपर होता है ना कि वो किसको क्या क्या परमिशन है वो दे रहा है। 100%। ठीक है सर। और सर दूसरा मैं पूछ रहा था कि जब हम एक सर्वर से हम वेबसाइट के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हम्म। तो पहले सर उसमें टीसीपी यूज हो रहा है, हैंडशेक प्रोटोकॉल हो सर उसमें यूज करेक्ट। हो रहा है ताकि वो सर्वर से कनेक्ट हो सके। तो करेक्ट। सर ये दोनों चीजें सर पैरेलल चल रही हैं या पहले टीसीपी जाके कनेक्शन बना रहा है देन उसके बाद में रिक्वेस्ट परफॉर्म हो रही है। जी हाँ, देखो इसको देखते हैं। वैसे तो इसका सीधा आंसर है कि भाई पहले टीसीपी कनेक्शन बना रहा है,
फिर बात हो रही है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, ताकि किसी के मन में डाउट ना है, इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखना सब लोग, हो क्या रहा है कि ये यूजर है, ये है मेरा सर्वर, यूजर नहीं है, सर्वर है। जैसे मान लो ws.com, ठीक है, मेरा कैमरा बंद है हाँ, और ये है मेरा क्लाइंट। क्लाइंट यानी ये यूजर जो अपने ब्राउजर में जाके लिख रहा है ws.com के, मुझे ws.com से बात करनी है। तो जब इसकी मशीन से मैं कह रहा हूँ कि पैकेट यहाँ जाएगा, तो जाएगा कैसे बिना कनेक्शन बने? ये पैकेट जाना यानी डेटा शेयरिंग होना। तो असल में यहाँ टीसीपी की मदद से पहले 3 वे हैंडशेक परफॉर्म होगा, फिर एक कनेक्शन बनेगा। अब क्योंकि ये कनेक्शन बन चुका है, दोनों के बीच में एक टनल बन चुका है, रास्ता बन चुका है, तो इस रास्ते के जरिए इसका ये रिक्वेस्ट पैकेट आएगा, इसका रिस्पॉन्स पैकेट आएगा। तो रास्ता टीसीपी बनाएगा, कनेक्शन टीसीपी बनाएगा, एचटीटीपी उसमें डेटा शेयर करेगा। क्लियर हुआ? जैसा आकाश, क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया गुड। सर। पोस्ट को दोबारा क्लियर करूं? ठीक है, श्योर श्याम। बस श्याम कोशिश करो एक बार मुझसे अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लो, ताकि मैं एग्जैक्ट समझ पाऊं कि कहाँ नहीं समझ आया, कौन सा गैप आया है ना? तो अपन उसे कवर कर देंगे। हेलो? अनम्यूट करके कहना कुछ, क्योंकि आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं, आई थिंक। अब आ रही है सर? हाँ, ऑडिबल हो श्याम। पोस्ट में डाटा कैसे जाता है? पोस्ट में जो भी यूजर ने डेटा लिखा होगा, यूजर ने जो भी इनपुट दिया गया, यूजर ने जो भी फॉर्म फिल करा है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा, लॉगिन में यूजर ने पासवर्ड लिखा, ये सारा डेटा एक रिक्वेस्ट का जो बॉडी सेक्शन था उसके जरिए जाता है। अब होता है क्या है कि रिक्वेस्ट का जो यूआरएल वाला सेक्शन है वो तो हम सबको ऊपर ही एड्रेस बार में दिख जाता है, पर जो बॉडी सेक्शन है या जो हेडर्स वाला सेक्शन है वो हमें दिखता नहीं है बाय डिफॉल्ट किसी यूजर को नॉर्मली, है ना? तो वो ज्यादा सेफ माना जाता है। तो पोस्ट में डेटा एक रिक्वेस्ट के बॉडी सेक्शन के अंदर, बॉडी सेक्शन के जरिए भेजा जाता है। मतलब क्लियर? दिखता नहीं है किसी को? क्या? वो डाटा दिखता नहीं है किसी को, एनक्रिप्टेड जाता है? बाय डिफॉल्ट नहीं, इंक्रिप्टेड नहीं, नॉर्मल भी लिखोगे ना तो अभी जैसे मान लो मैं वेबसाइट चला रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। हम चलते हैं किसी वेबसाइट पे, ठीक है? अगर मैं आज किसी वेबसाइट पे जाऊं, जैसे कि test.php.oneWeb नाम की एक वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है? मैं इस वेबसाइट पे गया, कंटिन्यू टू साइट बोल रहा है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं गया लॉगिन पेज में, लॉगिन पेज पे गया। अब मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखा और अपना कोई पासवर्ड लिखा, मैंने जो भी डेटा लिखा है, मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा। अगर ये डेटा गेट के जरिए जा रहा होता तो मुझे यहाँ यूआरएल में दिख जाता मैंने क्या लिखा है। लेकिन अगर ये डेटा पोस्ट के जरिए जाता तो मुझे कुछ नहीं दिखता। देखो, कुछ दिखा, मेरा यूजर नेम पासवर्ड गया है सर्वर तक, पर मुझे थोड़ी दिख रहा है कि कहाँ गया है। वैसे देखा जाए तो इस डेटा को देखा जा सकता है, अगर मैं इंस्पेक्ट में जाता, फिर मैं नेटवर्क में जाता, है ना? और अब अगर मैं यहाँ कोई भी काम करता, जैसे अगर फिर से लॉग इन करता, ये आपको थोड़ा सा ऐसे विजिबल होगा, मैं लॉग इन करता अगर यहाँ फिर से, है ना, अपना यूजर नेम लिखता टेस्ट, पासवर्ड लिखता टेस्ट। अब अगर मैं लॉगिन बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, डेटा मेरा अभी भी जा रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ देख पाऊंगा। ये होता है पोस्ट का डेटा। ये डेटा दिख रहा है, विजिबल है, यूजर नेम पासवर्ड। ये डेटा पोस्ट में था, बॉडी में। यहाँ क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं आपको बता पाया कि इसको ऐसा देख सकते हो, और भी 10 तरीके हैं देखने के, बट नॉर्मल यूजर को नहीं दिखता। मतलब नॉर्मल लाइफ में आप चलाते चलाते यहाँ कभी पहले नहीं आओगे, तो हम ऐसी चीजें करते हैं, है ना? इसलिए हमें पता है कि यहाँ ये डेटा देखने को मिल सकता है। तो गैट के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर है। हालांकि यहाँ देखने पे भी अगर मैं और सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहूँ तो मैं उसे इनक्रिप्ट भी कर सकता हूँ, वो और सिक्योर हो जाएगा, है ना? मैं और भी सिक्योर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि इतने में आके रुक गया या हैक हो गया या कमजोरी आ गई, नहीं, और भी सिक्योर हो जाएगा पोस्ट में। क्लियर शाम? चैट में अपडेट करना, ठीक है, गुड। यस सैयद? सर, इस रिक्वेस्ट हेडर में जो आपने एक्सेप्ट इनकोडिंग का डिफलेट का मीनिंग और एक बार समझा दो सर।
जो एक्सेप्ट इनकोडिंग और डिफलेट डिफलेट उसमें जो ये था ना वर्ड। अच्छा, उसके बारे में तो मैंने उस वक्त भी कहा था। एक्सेप्ट इनकोडिंग सर्वर को ये कह रहा है कि सर मैं ये टेक्नोलॉजीज एक्सेस कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। कौन कौन सी टेक्नो एक्सेप्ट इनकोडिंग का मतलब क्या है कि अगर आप डेटा पे किसी भी तरीके की बाउंड्रीज, सिक्योरिटी या कंप्रेशन लगाते हो जो डेटा को सिक्योर कर रहा है एट द एंड, तो हमारा ब्राउजर सर्वर को कह रहा है कि सर एक gzip है, एक डेफलेट है, इन दोनों को मैं सपोर्ट करता हूँ। तो अगर आप इस टेक्निक में डेटा सिक्योर कर रहे हो तो मुझे भेज दो। लेकिन इन टेक्निक्स का मतलब क्या है, इनमें क्या होता है, वहां आप मत जाना, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। वो तो डेटा सिक्योरिटी टेक्निक्स में जाना है ना। क्लियर है? उन टेक्निक्स पे फोकस मत करना भी बिल्कुल भी। गेट और पोस्ट आपका डेटा या तो यूआरएल या बॉडी के जरिए शेयर कर रहे हैं, है ना। पुट और डिलीट एक्स्ट्रा पावर्स दे रहे हैं, उनका काम ही अलग है। वो डेटा शेयरिंग की बात नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं भाई मेरे जरिए आप डेटा अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो उनका मेथड्स का वर्क अलग है। ठीक है, तो दोनों में पोस्ट सिक्योर है। गेट या पोस्ट में कौन सिक्योर है? पोस्ट सिक्योर है डेटा भेजने के लिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। सो अब सब लोग एक बात का ध्यान रखना, हमारे नेटवर्किंग के बेसिक कंसेप्ट अभी पूरे हो गए। अब मैं आप लोगों को लैब सेटअप का एक हिस्सा बता रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, कुछ फाइल्स डाउनलोड करने का। कल मैं उन्हें इंस्टॉल करवाऊंगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं आप लोगों को एक प्रोसेस बता रहा हूँ, और उस प्रोसेस के जरिए आप लोग उस कुछ टूल्स डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ, आप लोग उसे फॉलो करके आज टूल्स डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पे, यहाँ पे जाके हम सबसे पहले डाउनलोड करेंगे काली लिनक्स की एक फाइल को। तो हमने यहाँ पे लिखा काली डाउनलोड। ध्यान देना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास काली पहले से इंस्टॉल है या नहीं है। आईएसओ फाइल अगर मैंने VMware में इंस्टॉल कर रखी है या वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर रखी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये फाइल आप डाउनलोड कर ही लेना। ठीक है, कभी भी काम आ जाएगी। तो ये गेट काली का जो यूआरएल आ रहा है ना, उस पर क्लिक करूंगा। प्रोसेस देखते रहना सब लोग, आपको कल इसी प्रोसेस से फाइल डाउनलोड करनी है, मैकबुक के लिए भी बता दूंगा। स्क्रॉल डाउन करना सब लोग, ये नहीं चाहिए हमें। हमारे विंडोज में हमें काली की ये फाइल्स नहीं चाहिए। हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें मिलेगी प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन्स, यानी पहले से बनी बनाई वर्चुअल मशीन्स। आपको VMware की ये जो फाइल है ये डाउनलोड करनी है। क्यों? क्योंकि VMware सॉफ्टवेयर मैं भी आप लोगों को इंस्टॉल करवा दूंगा। ठीक है, तो ये फाइल डाउनलोड करनी है। ये VMware का काली मशीन है, एक क्लिक में चालू हो जाएगा। इससे मेरा काफी टाइम बचेगा, काफी एनर्जी सेव होगी। अगर मैं ऊपर ISO फाइल लेता तो इंस्टॉलेशन का टाइम वेस्ट होता हमारा हर बार। बहुत जल्दी करप्ट हो जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे टास्क की वजह से। तो बार बार इंस्टॉल करना वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। तो ये फाइल डाउनलोड करनी है, पहली फाइल क्लियर है, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। प्रोसेस ध्यान से देख लेना सब लोग। अगर कोई मैक यूज ले रहा है तो मैक में हम UTM के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। और जो भी मैक यूज ले रहा है उससे क्या करना है, उससे जाना है इंस्टॉलर पे, इंस्टॉलर फाइल्स में जाना है मैक के लिए। एप्पल सिलिकॉन ARM64 लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है और ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है। गॉट इट? जो भी मैक का यूजर है उसे ये वाली फाइल लेनी है, बाकी सबको जो फाइल मैंने बताई वो लेनी है। अब एक टूल है जिसका लिंक मैं आप सभी को चैट में शेयर कर रहा हूँ, वो है VMware का प्रोफेशनल वर्जन। VMware के जो करंट वर्जन है वो डाउनलोड नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे। प्रोफेशनल वाले कम्युनिटी हो जाएगा, पर हमें चाहिए नहीं, हमें प्रोफेशनल वर्जन चाहिए। तो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपको उसी लिंक से टूल डाउनलोड करना है, एक्टिवेट करना मैं सिखा दूंगा। जैसे अलाउ में मिनट, कुछ देर में आपको लिंक मिल जाएगा चैट में। सब लोग इस लिंक को चेक करो, मुझे कंफर्म करो क्या VMware सॉफ्टवेयर मिल गया है सभी को, जो मैं लिंक शेयर करी है उसकी मदद से। ध्यान रखना, अभी बस टूल डाउनलोड करो, कल मैं बताऊंगा कैसे कौन काम आएगा। ठीक है, अगर आपके पास पहले से काली पड़ा है या कुछ भी पड़ा है तो उसको कैसे मैनेज करना है वो भी बता दूंगा। बस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो सबके पास होगा, विंडोज चालू रखना। अगर किसी ने काली इंस्टॉल कर रखा है तो शायद डुअल बूट करा होगा, विंडोज और काली दोनों पड़े होंगे। और अगर ऐसा नहीं है
किसी ने अपनी मशीन को केवल काली का ही मशीन काली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएगी, पर मैं करवा दूंगा कल। ठीक है, ग्रेट। तो कल हम इस लैब सेटअप को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। फाइल्स डाउनलोड करनी है आपको आज, कल मैं खुद स्क्रीन शेयर करके एरर रिजॉल्व, कल मैं खुद स्क्रीन शेयर करके सेटअप कराऊंगा, सबका सेटअप एक साथ हो जाएगा। यस अशफाक। सर मैं तो अभी घर से बाहर हूँ, तो कल शायद मैं क्लास भी ना कर पाऊँ। आज मैं फोन से कर रहा हूँ, लैपटॉप भी नहीं है मेरे पास। तो क्या है, अशफाक मतलब वॉइस ऑडिबल नहीं है। सर मैं अभी घर से बाहर हूँ थोड़ा, मतलब हमारा एक तीर्थ स्थान है, तो इधर आया हूँ मैं। आज क्लास कर लिया मैंने जैसे तैसे, कल तो कर भी नहीं पाऊंगा। तो फिर सर मैं अगर मेरा डाउनलोड में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो फिर क्या करूँ? अशफाक ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक काम करो फिर आप, जो अभी मैं टास्क कल कराऊंगा, कल आप शायद क्लास अटेंड ना कर पाओ या केवल देख पाओ, फिर आप जब भी सिस्टम पे बैठोगे तो उसे एज इट इज परफॉर्म करने में पूरे एफर्ट्स डालना। इन केस वैसे तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें मैं पहले ही समझा दूंगा कल ही, है ना। उसको देखोगे रिकॉर्डिंग को भी तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि सर मैं रिकॉर्डिंग देख के एक ही चीज ट्राई करूँ फिर भी कोई अलग से एरर आ गया, तो फिर आप मुझे किसी भी क्लास में जब आप ज्वाइन होगे मुझे अपडेट कर देना, मैं रिजॉल्व करा दूंगा। ठीक है, और मुझे सर ये स्क्रीनशॉट वाला भेज लिंक, देना उसे। ये सर और ये वाला लिंक कॉपी नहीं हो रहा सर मेरे पास। तो फोन से मैं देख रहा हूँ, लैपटॉप नहीं है मेरे पास इधर, तो ये लिंक कॉपी नहीं हो रहा, फोन से खुल ये ही नहीं लिंक मैं रहा आप सर। लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करवा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक ठीक है, यू। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। ओके मैम, सो आज की क्लास यहीं एंड करेंगे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो बाय एवरीवन एंड गुड नाइट सबको।